दोस्तों एक शहर और उसके आसपास के गांव से आए दिन कोई न कोई लड़की गायब हो जाती, न उस लड़की की लाश मिलती और न कोई सुराग मिलता। लेकिन इन सब बातों में एक चीज़ कॉमन थी, सभी लड़की का लास्ट लोकेशन एक खंडहर मिलता था, लेकिन वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता। कई तरह का अफवाह उस खंडहर के बारे में उड़ रहा था। कोई कहता कि आत्मा रहता है और लड़कियों को ले जाता है, और इधर दोस्तों एक नेताजी फोन पर एक व्यक्ति को बुरी तरह से डांट रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे, अबे कलुआ कितने दिन हो गए कोई लड़की सप्लाई नहीं किया, विदेशी एजेंट को हिंदुस्तान की गांव की लड़कियां काफ़ी भा रही है, वो काफ़ी अच्छे पैसे दे रहे हैं, जल्दी से लड़की ला। दूसरी साइड से फ़ोन पे आवाज़ आती है कि नेताजी पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है इस केस को एसपी विवेक राजपूत के हवाले कर दिया गया है, जो कि काफ़ी खतरनाक और बेरहम है। बेहतर होगा कि आप कुछ दिन रुक जाइए, फिर लड़की लाएंगे। तो दोस्तों इधर नेताजी फ़ोन पर जोर जोर से हंसते हैं। अब बोलते हैं आज तक उस खंडहर के राज को कोई नहीं पकड़ पाया है और न कोई पकड़ पाएगा, और रहस्य रहस्य ही रहेगा। तभी वो व्यक्ति बोलता है, नेताजी एसपी विवेक राजपूत को हल्के में मत लीजिए, ये कुछ भी कर सकता है। दोस्तों इसके बाद जो होता है बड़ा ही रोमांचक होता है। क्या एसपी विवेक राजपूत उस खंडहर के राज को उजागर कर पाते हैं? लड़की को पकड़ने वाला, उसको उठाने वाला हत्यारा पकड़ा जाता है, नेताजी का पर्दाफाश होता है, और इसके बाद क्या होता है दोस्तों? कहानी में कई ट्विस्ट हैं, कई मोड़ आते हैं। अब बड़ा ही रोमांच से और एक्शन से भरा हुआ मोड़ है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू हो उससे पहले आप लोगों का हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों आपका सपोर्ट हमें बहुत आवश्यकता है, कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के एक गाँव से होती है जिसका नाम था मांडू। मांडू को खंडहर का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों मांडू शहर मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है और अपने शानदार स्मारक, प्राचीन महल और खंडहर के लिए जाना जाता है। दोस्तों एक नेताजी थे जिसका मैं सही नाम नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, अपने चमचे बेलचे के साथ बैठे हुए थे और बड़ा ही रोमांटिक मूड में थे। वो अपने चमचे बेलचे को बोलते हैं कि चलो किसी खंडहर में पिकनिक मना के आते हैं। दोस्तों फिर क्या था, पिकनिक के सारा व्यवस्था पूरा हो जाता है, राशन पानी से लेके मछली मुर्गे तक। और दोस्तों मांडू शहर के एक खंडहर के पास नेताजी अपने चमचे और बेलचे के साथ पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। उनके चमचे बेलचे खाना पीना बनाने का बंदोबस्त कर रहे थे और नेताजी घूमने लगते हैं। दोस्तों घूमते घूमते बगल में एक खंडहर था, वो खंडहर में प्रवेश कर जाते हैं। खंडहर थोड़ा अंधेरा था, कहीं कहीं मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और कहीं कहीं पक्षी के घोंसले बने थे, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा ही विचित्र बात ये थी, बड़ा ही शानदार नक्काशी किया हुआ था। नेताजी अपना टॉर्च जला लेते हैं मोबाइल का और उन नक्काशी को देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों वो थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा था, लेकिन अपने मोबाइल की रोशनी से वो सब कुछ देख पा रहे थे। उनकी निगाह एक पत्थर पर टिक जाती है जो कि खंडहर के पत्थर से अलग कलर का था। जिज्ञासा बस नेताजी उस पत्थर को छू देते हैं। दोस्तों वो पत्थर नीचे दब जाता है जैसे उसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ हो, और उस पत्थर के दबते ही एक चर्र की आवाज़ आती है। पत्थर का एक भाग वहाँ से साइड हो जाता है और वहाँ एक रास्ता बन जाता है। दोस्तों जिज्ञासा बस नेताजी उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर 6 बाय 6 का रास्ता बना हुआ था। नेताजी जब टॉर्च की रोशनी से देखते हैं, वहाँ भी एक ऐसा ही पत्थर का एक बना हुआ था। उसको जैसे ही छूते हैं, दरवाज़ा फिर चर्र की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। अब नेताजी जिज्ञासा बस उस खंडहर का रास्ते में जो 6 बाय 6 का था चलने लगते हैं। दोस्तों करीब करीब आधे घंटे चलते हैं, यानी कि 2-2.5 किलोमीटर सफ़र पूरा करते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो उसी मांडू शहर का ही एक भाग था जो एक पहाड़ी के पास बाहर निकलता था। जैसे किसी ज़माने में राजा महाराजा ने इस गुप्त ठिकाना को बनाया हो अपनी सुरक्षा के लिहाज से। दोस्तों यहीं से जन्म होती है इस खतरनाक कहानी की। अब नेताजी के खतरनाक दिमाग में खतरनाक आइडिया आने लगते हैं और यहाँ से एक खतरनाक कहानी जन्म ले लेती है। नेताजी वापस उसी रास्ता से फिर आते हैं, उस पत्थर वाले बाग को छूते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, पत्थर सरक जाता है और नेताजी बाहर निकल कर जाते हैं। खाना पीना खाते हैं, लेकिन उनका ध्यान खाने पीने पर नहीं था, उसके दिमाग में कई आइडिया बन रहे थे। दोस्तों दूसरे दिन जाते हैं उस पहाड़ी के पास और उस प्लॉट को खरीद लेते हैं और आनंद फानंद में एक आलीशान बिल्डिंग वहाँ बना दिया जाता है। नेताजी का बंगला बन जाता है। लोगों को बताते हैं कि मैं अपने तफरीह के लिए ये बंगला बना रहा हूँ ताकि गर्मियों में यहाँ निवास किया जा सके। दोस्तों उस शहर के और अगल बगल के गाँव के कुछ मनचले, कुछ मन बड़े लड़के जो गुंडे टाइप के थे, उन्हें छांटते हैं और अपने आवास पर बुलाते हैं। उन्हें एक शानदार पार्टी देते हैं और एक पैसे का भी लालच देते हैं। उनके साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि गांव के आसपास की जो लड़कियां हैं उन्हें उठाओ और यहाँ लेके आओ, तुम्हें मुँह मांगा पैसा दिया जाएगा। जब वो गुंडे बोलते हैं कि पुलिस हमें पकड़ेगी या हम सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे,
तो बाद में पकड़े जाएंगे। नेताजी उस रहस्य को उजागर कर देते हैं, खंडहर का रास्ता वाला राज को सबको ले जाते हैं। अब वो खंडहर का रास्ता नेताजी के एक रूम से खुलता था। जैसे ही वो लाल पत्थर दबाते हैं वहाँ पर एक सुराग प्रकट हो जाता है और नेताजी अपने पूरे गुंडे के साथ वहाँ से प्रवेश कर जाते हैं। और जब यहाँ निकलते हैं फिर यहाँ भी एक लाल पत्थर दबाते हैं, वहाँ भी दरवाज़ा खुल जाता है, पत्थर चरमराहट के साथ हट जाता है और बाहर निकलते हैं वही पिकनिक वाले स्थान पर। दोस्तों सबको बड़ा ही आश्चर्य होता है और सभी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है एक खतरनाक गेम का। अब वो गुंडे जो भी आसपास की लड़कियाँ थी, कोई लकड़ी काटने आती थी, कोई बकरी चराने आती थी या कोई किसी कारण से आती थी, उसे वो किडनैप कर लेते थे। लेकिन नेताजी ने सख्त हिदायत दे रखा था कि लड़की को खंडहर में लाकर बेहोश करना है और उसकी तलाशी लेनी है और मोबाइल वोबाइल जो भी होगा उसे दूर जंगल में फेंक देना है। गलती से कोई मोबाइल इसके साथ नहीं आना चाहिए। और वो गुफा से शुरू हो जाता है लड़की का स्मेलिंग का। और नेताजी कई विदेशी एजेंट से संपर्क करते हैं जिन्हें इंडियन लड़की की सख्त ज़रूरत थी। और दोस्तों इंडियन लड़की विदेशों में बड़े महंगे भाव में बेचे जाते हैं। और वो सफ़ेद पोश नेता अब इस काले कारनामे को करने लगता है। दोस्तों गांव में और शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कई मीडिया चैनल चीख चीख के पुलिस वाले को चेतावनी दे रही थी। शहर के और गांव के लोग भी पुलिस थाने का घेराव करने लगे। धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। जब दोस्तों ऊपर से दबाव आता है तो डीजीपी साहब उस शहर के सभी बहादुर ऑफिसर के साथ एक मीटिंग करते हैं और काफ़ी गुस्से में थे। और डीजीपी साहब गुस्से में बोल रहे थे, आए दिन लड़कियां गायब हो रही है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई सबूत नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं। क्या हम पुलिस की वर्दी सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए पहनते हैं या कुछ काम भी करेंगे? दोस्तों सारे पुलिस ऑफिसर काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। एक इंस्पेक्टर बोलता है कि सर अगर आप बुरा ना माने तो एसपी विवेक राजपूत को ये केस सौंप दिया जाए। आला कमीशन से बात करके एसपी विवेक राजपूत को यहाँ पोस्टिंग किया जाए और ये केस उन्हें सौंप दिया जाए। मुझे विश्वास है कोई न कोई हल निकाल लेंगे। दोस्तों ऐसा ही होता है। डीजीपी साहब आला कमीशन से बात करते हैं और एसपी विवेक राजपूत को त्वरित आनंद फानंद से वहाँ पर पोस्टिंग कर दिया जाता है। दोस्तों तीसरे दिन विवेक राजपूत डीजीपी साहब को रिपोर्ट कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे एक और शख्स की ज़रूरत है, वो है इंस्पेक्टर रूही खान। उसको भी तत्काल प्रभाव से यहाँ बुला लिया जाए। मैंने रूही खान के साथ मिलकर कई मिशन को अंजाम दिया है। वो मुझे अच्छी तरह समझती है और मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इस खंडहर के राज को उजागर कर दूंगा। दोस्तों फिर क्या था, तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर रूही खान को वहाँ पोस्टेड कर दिया जाता है। दोस्तों अब ये केस एसपी विवेक राजपूत के हाथ में चला जाता है। और आप जानते ही दोस्तों एसपी विवेक राजपूत की आदत है, उनके केस में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, न कोई सीनियर, न कोई जूनियर, न कोई अधिकारी, न कोई नेता। वो अपने मनमर्जी से अपने ढंग से काम करते हैं। दोस्तों पुलिस जवान के 10 बहादुर जवान को छांट लेते हैं जो कि ईमानदार और बहादुर थे और उसमें शामिल थी इंस्पेक्टर। और वो एक मीटिंग लेते हैं अपने बंगले पर। पुलिस के 10 जवान प्लस इंस्पेक्टर रूही खान और एसपी विवेक राजपूत। एसपी विवेक राजपूत बोलते हैं कि दोस्तों मैंने जितनी भी लड़कियां गायब हुई है सबका कॉल डिटेल निकाला हूँ, मोबाइल डेटा खंगाला हूँ, सबका लास्ट लोकेशन उस खंडहर में जाकर गायब हो जाता है। लेकिन हमने बारीकी से चेक किया, वहाँ कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं, खंडहर के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं है। आखिर लड़कियाँ गई कहाँ? क्या उसे आसमां खा गया या धरती निकल गई? तभी तेज तर्रार इंस्पेक्टर रूही खान खड़ा होती है, बोलती सर इस खंडहर के आड़ में कोई सफ़ेद पोश है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है और इस खेल का पर्दाफाश मैं करूँगी, मैं उस अंधेरे खंडहर में उतरूँगी। दोस्तों एसपी विवेक राजपूत बड़े ही जोश के साथ बोलते हैं, इंस्पेक्टर रूही मुझे तुम्हारी हिम्मत, हौसला और तुम्हारे दिमाग पर कोई भी शक नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना दुश्मन सामने नहीं है, वो अंधेरे में छिपा हुआ है। उसके बाद दोस्तों पूरी प्लानिंग सेट की जाती है और उस प्लानिंग पर अमल शुरू हो जाता है। एसपी विवेक राजपूत इंस्पेक्टर रूही खान को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं डॉक्टर के पास। उसके जांग में एक चीरा लगाया जाता है, एक मजबूत जीपीएस वहाँ प्लांट कर दिया जाता है ताकि इंस्पेक्टर रूही खान के ऊपर कोई खतरा आए तो विवेक राजपूत उन्हें बचा सके। दोस्तों एक रिटायर्ड पुलिस वाले से बात की जाती है और रिटायर्ड पुलिस वाले उनकी पत्नी को लेकर विवेक राजपूत उसी गांव के पास अपना एक छोटा सा घर किराए पर ले लेते हैं। और दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर रूही खान और विवेक राजपूत दोनों भाई बहन हैं। छोटा सा परिवार वहाँ सेट हो जाता है और दोनों काम था जंगल में लकड़ी काटना और लकड़ी को बेचना। दोस्तों वो गरीब लकड़हारे के भेष में वहाँ शिफ्ट हो गए थे और 10 पुलिस के बहादुर जवान भी उसी गाँव के आसपास कोई मजदूर के भेष में तो कोई लकड़हारे के भेष में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ से शुरू हो जाता है गेम का पर्दाफाश होना। अब सब दोस्तों कोई न कोई बहाना से उस खंडहर के आसपास कोई न कोई काम करता नजर आता था। कोई लकड़ी काट रहा है तो कोई खुदाई कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है।
दोस्तों एसपी विवेक राजपूत को जैसे ही केस सौंपा जाता है, पुलिस का एक भेदिया नेता को बता देता है कि एक खतरनाक एसपी साहब आए हैं जिनका नाम विवेक राजपूत है, एक केस उन्हें सौंप दिया गया है। दोस्तों अपहरण करने वाले थोड़ा शांत पड़ जाते हैं, लेकिन जब विदेशी एजेंट नेता के ऊपर दबाव डालने लगता है और लड़की की डिमांड करता है, उन्हें बहुत सारा पैसे का लालच देता है, तो नेता एक दिन अपने गुर्गे कलुआ से फ़ोन पर बात करते हैं। बोलते हैं, अरे कलुआ आजकल क्या हो गया, लड़की क्यों नहीं ला रहे हो? कलुआ बोलते हैं, नेताजी एक बड़ा ही खतरनाक ऑफिसर आया है, केस उसके हवाले है, बेहतर होगा कुछ दिन शांत पड़ जाएं। लेकिन नेताजी हंसते हुए बोलते हैं कि इस खंडर का रहस्य कोई उजागर नहीं कर पाएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। दोस्तों फिर क्या था, जितने भी नेताजी गुंडे थे उनकी नज़र पड़ जाती है इंस्पेक्टर रूही खान, जो कि लकड़हारनी की भेष में थी, बड़ा ही खूबसूरत लड़की थी। अब अगला टारगेट वो फिक्स कर लेते हैं इंस्पेक्टर रूही खान को उठाने का। और दोस्तों एसपी विवेक और रूही खान तो यही चाह रहे थे। दोस्तों रूही खान जंगल में कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी और कुछ लोग आ जाते हैं, उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उस खंडर में ले जाते हैं। रूही खान चीखने चिल्लाने का नाटक करती है, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। एसपी विवेक राजपूत के जब कानों में उनकी चीख जाती है, वो अपने सभी जवान को अलर्ट कर देते हैं और जीपीएस को ट्रैक करते हुए, कुछ फासला रखते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। दोस्तों वो जो गुंडे थे उन्हें खंडर में ले जाते हैं, और गुंडे को तो पता था खंडर में रास्ता कैसे बनता है, वो रास्ता से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब एसपी विवेक राजपूत और उसका टीम वहाँ पहुँचती है तो खंडर में कुछ भी नहीं पाते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं। जब जीपीएस का लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो खंडर का ही दिखा रहा है। अब विवेक राजपूत बड़ा ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों आनंद फानंद में सर्च लाइट लाया जाता है और पूरा खंडर को उजाला से भर दिया जाता है, और एक एक पत्थर को बारीकी से विवेक राजपूत जांचने लगते हैं। और जांचने के दौरान उसी पत्थर पर उनका हाथ जाता है और चरमराहट के साथ पत्थर सरक जाता है। दोस्तों फिर क्या था, आनंद फानंद में पूरी टीम अपने हथियार के साथ उसमें प्रवेश कर जाती है। विवेक राजपूत और उनकी टीम हल्का दौड़ते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद रूही खान की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ने लगता है। उधर दोस्तों नेताजी बड़ा ही बेसब्री से लड़की आने का इंतजार कर रहे थे और अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। तभी एक चरमराहट की आवाज़ होती है और नीचे फर्श हटता है। नेताजी खुश हो जाते हैं कि लड़की आ गई। तभी उनके 3-4 गुंडे उस लड़की को लेकर, यानी रूही खान को लेकर उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। नेताजी खुश हो जाते हैं और उन्हें नोटों का गद्दी पकड़ा देते हैं। दोस्तों वो गुंडे वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी एसपी विवेक राजपूत अपने बहादुर जवानों के साथ वहाँ प्रवेश करते हैं। अब बोलते हैं, इतना जल्दी भी क्या है, थोड़ा हमसे भी मिल के जाओ। दोस्तों एक लकड़हारा को वहाँ देखकर नेताजी बड़ा ही असमंजस में पड़ जाते हैं और बोलते, तुम्हें कैसे मालूम ये रास्ता? एसपी विवेक राजपूत जो कि लकड़हारा के बेस में थे, बड़ा ही सराहना अंदाज में बोलते हैं कि ढूंढने वाले को तो भगवान मिल जाते हैं, फिर ये रास्ता क्या है नेताजी? और एक कहते ही वो पिस्टल निकाल लेते हैं। दोस्तों पिस्टल उनके हाथ में देखते ही उनके चमचे बेलचे, उनके गुंडे समझ जाते हैं कि हो न हो ये कोई पुलिस वाला है, और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोस्तों फिर क्या था, विवेक राजपूत अपने आप को बचाते हुए नीचे गिरते हैं और गिरते गिरते पिस्टल से अंधाधुंध 4 फायरिंग होती है, दाएं 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 दाएं, और चारों गुंडे वहीं ढेर हो जाते हैं। तब तक विवेक राजपूत के पीछे से बहादुर जवान प्रवेश करते हैं और नेताजी को हिरासत में ले लेते हैं। नेताजी बहुत ही छटपटाते हैं और उन्हें पैसे का लालच देते हैं, लेकिन यहाँ पर सामने एसपी विवेक राजपूत थे, जो कि कोई भी कीमत उन्हें खरीद नहीं सकती थी। विवेक राजपूत तुरंत डीजीपी साहब को फ़ोन करते हैं और नेताजी का बंगले का लोकेशन भेजते हैं और बोलते हैं, मीडिया को लेकर तुरंत आइए, खंडहर के राज का पर्दाफाश हो चुका है। दोस्तों डीजीपी को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि चंद दिनों में ही ऐसा कारनामा हो गया। तुरंत पुलिस टीम और मीडिया को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और दोस्तों एसपी विवेक राजपूत नेता का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाते हैं। दोस्तों उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और शुरू हो जाती है पुलिसिया पूछताछ। लेकिन नेताजी भी बड़ा ढीठ किस्म के आदमी थे, कुछ भी बताने से वो इनकार कर जाते हैं। बस एक ही सबूत थी, एक ही लड़की थी, रूही खान। दोस्तों नेताजी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में उनके महंगे वकील उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अब बोलते हैं कानून के लोग जब अपराधी को नहीं पकड़ पाए तो नेताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कोई सबूत, कोई गवाह नहीं, अगर गवाह है तो वो इंस्पेक्टर है जिसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। ये पुलिस वाले की चाल है। दोस्तों जज साहब दूसरे दिन का टाइम देते हैं। अब नेताजी अपने गुंडे के साथ प्लानिंग करते हैं कि सिर्फ एक ही सबूत है, रूही खान, अगर इसे हटा दिया जाए रास्ते से तो हम केस जीत जाएंगे और बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर रूही खान का किडनैपिंग का प्लान चलता है। इंस्पेक्टर रूही खान अपने क्वार्टर में थी और कुछ काम कर रही थी। तभी धड़ाम की आवाज़ के साथ उनका दरवाज़ा टूटता है और 10-12 हथियार वाले गुंडे प्रवेश करते हैं। रूही खान उनसे मुकाबला करती है, लेकिन वो अकेली थी और निहत्थे थी, कुछ भी नहीं कर पाती है। दोस्तों वो आनंद फानंद में
अपने मोबाइल की तरफ झपटती है और एसपी विवेक राजपूत को लगा देती है। तब तक एक गुंडा उसके हाथ पर एक जोरदार प्रहार करता है डंडे से। मोबाइल छूट के नीचे गिर जाता है, लेकिन लक अच्छा था, मोबाइल ऑफ नहीं हुआ था। और गुंडा बोलता है कि वो पुलिस नहीं, तू बहुत बहादुर बनती थी, अब तेरी सारी अकड़ और बहादुरी ढीले कर दिए जाएंगे, तुम नेताजी को जानती नहीं हो। दोस्तों इतना कहते ही वो गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं, उनका हाथ पीछे बांध देते हैं, मुंह में टेप चिपकाकर जीप में लाद कर उसे ले जाते हैं। इधर दोस्तों एसपी विवेक राजपूत सारी बातचीत मोबाइल के जरिए सुन रहे थे। तुरंत अपने बहादुर जवान को अलर्ट करते हैं और गाड़ी निकालते हैं और जीपीएस को ट्रैक करते हुए उसके पीछे लग जाते हैं। गुंडे को यह आभास ही नहीं था, गुंडे को यह भान ही नहीं था कि कोई जान पाएगा कि वो लेकर कहाँ जा रहे हैं। उन्हें थोड़ा भी भरम नहीं था कि इंस्पेक्टर रूही खान के जांग में जीपीएस सेट है। दोस्तों करीब आधे घंटे के बाद ही पुलिस टीम उस गाड़ी को घेर लेती है। दोस्तों वो गुंडे, वो अपराधी एसपी विवेक राजपूत को देखते ही काफ़ी डर जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। वो जानते थे अगर थोड़ा भी कुछ किया तो सीधा गोली खाना पड़ेगा। दोस्तों इंस्पेक्टर रूही खान को छोड़ा लिया जाता है और दोनों गुंडे को कैद कर दिया जाता है। उनसे गवाही ली जाती है, वो सारा राज उगल देते हैं कि नेताजी कहने पर हमने ये सब किया है। दोस्तों दूसरे दिन कोर्ट रूम में इन दोनों गुंडे की गवाही वहाँ पर होती है, लेकिन नेताजी का वकील ये मानने को तैयार नहीं। वो ये बोल रहा था कि ये पुलिस वाले की चाल है, कोई भी आदमी को नेताजी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। कैसे साबित होगा कि ये दोनों गुंडे नेताजी के आदमी हैं? दोस्तों कोई उपाय नहीं था। तभी एकाएक इंस्पेक्टर रूही खान को याद आता है कि एक पेन कैमरा उसके पास था और नेताजी के रूम में जब गुंडे उसे ले गए थे तो बड़ा ही चालाकी से उस पेन कैमरा को नेताजी के फूलदानी में डाल दी थी। वो जज साहब को ये बात बताती है। दोस्तों कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था क्या ऐसा हो सकता है। तुरंत एसपी विवेक राजपूत नेताजी के घर पे जाते हैं पुलिस जवान के साथ और फूलदानी से वो पेन कैमरा को निकाल कर लाते हैं। उसके अंदर क्या रिकॉर्ड था ये किसी को नहीं मालूम था। दोस्तों कोर्ट रूम में यहाँ जज साहब बैठे हुए थे इंतजार में। तुरंत उस पेन कैमरा को जज साहब को सौंप दिया जाता है और वह उसे चलाने की व्यवस्था की जाती है। और दोस्तों जैसे ही उस पेन कैमरा को चलाया जाता है वहाँ हड़कंप मच जाता है, एक भूचाल सा आ जाता है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस छोटा सा पेन कैमरा में इतना खतरनाक चीज़ रिकॉर्ड हुआ होगा। नेताजी को भी ये गुमान नहीं था, न जज साहब को न एसपी साहब को। दोस्तों दरअसल उसमें क्या हुआ था कि रात को एक विदेशी एजेंट आया था नेताजी से लड़की का डिमांड के लिए, और नेताजी और वो विदेशी एजेंट में बातचीत हो रही थी। अब पूरा रिकॉर्डिंग उस पेन कैमरे में हो चुका था। दोस्तों अब क्या था, नेताजी का वकील अपना सिर पीट लेता है, सब कुछ सामने था और जज साहब नेताजी को 10 साल का कैद की सज़ा सुनाते हैं और उसकी विधायकी भी रद्द कर दी जाती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है 5 लाख रुपए का, और 10 दिन का पुलिस रिमांड उन्हें दे दिया जाता है ताकि पुलिस वाले उनसे पूछताछ करें किस किस लड़की को कहाँ कहाँ बेचा है। दोस्तों ये था खंडहर का राज जो एसपी विवेक राजपूत ने अपने विवेक से, अपनी बहादुरी से पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों आपका क्या विचार है इस कहानी पर? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों हमारी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।